हेलो बच्चों। आज आपकी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है। बात समझ गए? मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी, सॉरी, यस, आपके सिलेबस का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और वो उसकी पहली क्लास है। ठीक है ना? देखिए, आपके लिए जो इस बुक को पढ़ने के लिए दो बुक्स रिकमेंडेड हैं। एक है आपका टी आर जैन, और टी आर जैन एंड आहोरी होता है, बी के आहोरी है इसका। टी आर जैन एंड आहोरी। दूसरी बुक इसकी है संदीप गर्ग, आप बोल रहे हैं ना? गर्ग। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप। लेकिन मैं रेफ़र कर रहा हूँ अभी आपको टी आर जैन। जिससे भी कहोगे मैं पढ़ा दूंगा, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो मैं बनाऊंगा ही ना। तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास के अंदर ही बनाएंगे। चाहिए, आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। हाँ, पहले एक ओवरऑल सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है ना? उसके बाद बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस आपका है, पूरे इकोनॉमिक्स को तीन पार्ट में बांट दिया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पूरे इकोनॉमिक्स को आपके लिए तीन पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इसमें पार्ट सी आपका, सबसे पहले बता दूं आपको, ये प्रोजेक्ट वर्क है। और ये 20 मार्क्स के हैं। समझ गए जी? जहां तक पार्ट ए का सवाल है, पार्ट ए में आपका है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। और पार्ट बी में है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्या करो, लिखते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपके 40 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं ये? 40 मार्क्स के। और जो आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है वो आपका 40 मार्क्स का है। और ये 20 मार्क्स हो गए। तो 40 + 40 + 20 सब मिला के कितने हो गए? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका है। लेकिन उसमें से 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क का है, तो रिटर्न एग्ज़ाम उसका होगा नहीं। लेकिन जो एग्ज़ाम एक्चुअली आप फेस करेंगे वो 40 + 40 किसका फेस करेंगे आप? 80 मार्क्स का। मान गए जी? यस। जो इंडियन, सॉरी, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें फर्दर आपके 5 चैप्टर्स हैं। लेकिन मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, बस बता रहा हूँ आपको, फर्दर 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। क्योंकि इसके बारे में हम सेपरेटली बात तो करेंगे ही ना। फर्स्ट चैप्टर में आपका 10 मार्क्स का है, सेकंड चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है, थर्ड आपका 12 मार्क्स का है, फोर्थ आपका 6 मार्क्स का है एंड फिफ्थ आपका 6 मार्क्स का है। मान गए जी? ये हो गए। और जो आपका पार्ट बी है उसमें आपका 6, 7, 8 इतने चैप्टर्स हैं, 6, 7 एंड 8। इसमें आपका पहले में मार्क्स है, सिक्स में 12 मार्क्स है, सेवन्थ में 22 मार्क्स है, एंड लास्ट में आपका है डेवलपमेंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया में, उसमें आपका 6 मार्क्स का है। तो ये पहला आपका कितना हो गया? 12 मार्क्स, फिर 22 मार्क्स एंड फिर 6 मार्क्स। इस तरह से मार्क्स का बाइफर्केशन है। समझ गए? तो आपने देखा है होगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन लगता है आपको? अगर देखोगे तो इसमें आपको पार्ट ए में 12 मार्क्स का थर्ड चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। और 10 मार्क्स का पहला चैप्टर, ये भी कौन सा कम इंपॉर्टेंट हुआ? इधर देखा जाए तो 7 चैप्टर खुद अपने आप में कितने मार्क्स का है? 22 मार्क्स का है। मतलब इतने सारे, देखो, तीन चैप्टर्स 1, 3 एंड 7, अगर इन तीनों को प्लस करते हो आप, 1 को प्लस 3 को और प्लस 7 का, दो कितने मार्क्स हो जाते हैं? 10 + 12 और प्लस 22 कितने होते हैं? 44 मार्क्स हो जाते हैं। 80 मार्क्स का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं,
उसमें से 3 चैप्टर ही आपका देखो 44 मार्क्स लाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर्स को आप आइसोलेशन में पढ़ सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसा करो ना, पहला चैप्टर पढ़ा दो, फिर थर्ड पढ़ा दो, और फिर ये पढ़ा देना, हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये ज़रूर है कि ये फर्स्ट 3 एंड 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको समझने के लिए ना सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो पढ़ाएंगे तो सारे आपको हम, लेकिन आप फोकस इस पर रख सकते हैं थोड़ा सा अगर आप चाहो तो। वैसे अगर आपको टॉप करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, और हर बच्चा को चाहिए होता है, तो आपको सारे चैप्टर्स को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक एक दो दो मार्क्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सबको अर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। तो अभी मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, आपका पार्ट ए। लिखिए पार्ट ए। पार्ट ए शुरू कर रहे हैं। पार्ट ए में इंडियन इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक है। लिख देता हूँ मैं आपको, इंट्रो मैक्रो इकोनॉमी, ये आपका पार्ट है। और जब ये पढ़ेंगे हम, तो आपने देखा कि इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, ये सारा। और देखो, अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मार्क्स के लिए पढ़ने पर कभी मार्क्स नहीं आता है अच्छा खासा। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे, इन्जॉय करोगे, तो फिर आपको नॉलेज भी मिल जाएगा और साथ साथ मार्क्स भी आपको अच्छा मिलेगा। तो अभी आप मार्क्स को कुछ देर के लिए अलग कर दो कि कितने से कितने मार्क्स आते हैं। बस ये स्टार्ट करो कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या चीज़ और हम क्यों पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, क्या कहानी है, इससे मुझे क्या नॉलेज मिलेगा। मैं ये तो श्योर देता हूँ आपको, कि श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप इसको पढ़ चुके होंगे या पूरा बुक को, तो बहुत सारे टीवी न्यूज़ जो अभी आप देखते हैं और रिमोट से उसको चेंज कर देते हैं, न्यूज़ सुनने में अच्छा नहीं लगता आपको, तो बहुत सारे न्यूज़ आपको सुनने में अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि न्यूज़ में कम से कम 30-40% कंटेंट जो होता है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर वो बातें आपको समझ में आने लगेगी कि क्या कहानी होती है सर। इसलिए अब आप बड़े हो रहे हैं, आपको देश दुनिया को संभालना है, आगे चल के अपने घर, अपने दुनिया की इकॉनमी को भी संभालना है। तो आपको बड़े तसल्ली से पढ़ना चाहिए और इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझना चाहिए। ठीक है जी। तो आइए, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आई एम सॉरी। सुनो ना, बता तो सुनो। जो मैंने ऊपर चैप्टर बोला है ना, चैप्टर, ये जो बोला ना ऊपर मैंने आपको चैप्टर बोला ना, रुको रुको एक मिनट रुक जाओ। ये जो मैंने 1 2 3 बोला, ये बेसिकली, इसको चैप्टर मैंने मिस्टेक से बोल दिया, लेकिन ये यूनिट्स हैं। क्या समझे, ये यूनिट्स हैं। और ये 6 7 8 भी क्या यूनिट्स हैं। तो अभी मैं कौन सा यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ बताओ, यूनिट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब कुल मिला के कितने यूनिट्स आपके हो गए, कुल मिला के आपके यूनिट्स 8 हो गए। मतलब टोटल यूनिट्स कितने हो गए सर, टोटल यूनिट्स हो गए आपके 8। और उस यूनिट में से मैं पहला यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला यूनिट क्या है सर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लिखिए इसको, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो 11th क्लास में अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, यस सर। अब ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में कितने चैप्टर्स हैं, पहले उसको लिख लीजिए आप। यूनिट 1 में कितने चैप्टर्स हैं वो जानना आपको जरूरी है। यूनिट 1 में आपको कितने चैप्टर्स मिलेंगे, चैप्टर्स कुल मिला के इस बुक में दे रखा है आपको 12 चैप्टर्स दे रखा है। उसमें से 1 to 4 चैप्टर्स, 1 to 4 चैप्टर्स आपका यूनिट 1 में है। 1 to 4 चैप्टर्स, चैप्टर 1 to चैप्टर 4। चैप्टर 1 to चैप्टर 4 कहाँ पे है, यूनिट 1 में है। उसके बाद यूनिट 2 भी आता है, यूनिट 3 भी आता है। जब जब बात करते रहेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो यूनिट 1 को ही कंप्लीट करने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो चैप्टर 1 to चैप्टर 4 कौन कौन से हैं, तो उसमें चैप्टर 1 है वो आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आ जाएगी बातें जो आप बोल रहे हो वहाँ से, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 क्या है सर, चैप्टर 2 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
देखो ये बुक के हिसाब से ना, ये टॉपिक, ये नेमिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अंदर के कंटेंट बिल्कुल सेम ही होने वाला है। अगर किसी बुक से आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कुछ और लिखा हो, लेकिन अंदर के कंटेंट बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल चिंता मत करो आप। चैप्टर 3 लिखो। चैप्टर 3 में आपका होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और चैप्टर 4 है आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है बच्चे, आवाज़ आ रही है आपको? तो ये 4 चैप्टर हैं आपके, ये 4 चैप्टर आपके हैं जो यूनिट 1 में है। और जानते हो इस 4 चैप्टर को तैयार करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? कितने मार्क्स आपके एश्योर्ड होंगे? 10 मार्क्स आपके एश्योर्ड हो गए। और ये सारे 10 मार्क्स काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है, कम नहीं होता है। और ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बड़ी बारीकी से बात करनी पड़ेगी, बड़ी तसल्ली से पढ़नी पड़ेगी, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग। आइए जी बच्चों, अब एकदम डिफाइन हो चुका है कि मुझे पढ़ना क्या है। मुझे पढ़ना है पहले चैप्टर 1 और उसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 और क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। मान गए? लिख लिया आपने? आइए तो फिर इसके बारे में स्टार्ट किया जाए डिस्कशन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन टॉपिक में चैप्टर 1 में, चैप्टर के अंदर भी उन्होंने क्या कर रखे हैं? टॉपिक्स बना रखे हैं। तो एक एक टॉपिक्स हम आपके सामने लाएंगे और उसको डिस्कस करते जाएंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। जब भी मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव रहता हूँ, ज़्यादा ही मैं चीखता रहता हूँ। उसका वजह कुछ और होता है, क्यों? न्यूमेरिकल्स होता है, वहाँ पे बहुत कुछ बताने और बोलने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। यहाँ क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, थोड़ा ग्राफिकल होता है। यहाँ पे बड़ी पेशेंस से मुझे समझाना पड़ता है बातों को। तो आइए जी बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखिए जी बच्चों। देखिए, इसका मीनिंग मैं आपको तब बता सकूंगा जब आप मुझे श्योर करेंगे कि आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है। पढ़ा है क्या? बताओ, पढ़ा है? देखिए, होता क्या कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th में पढ़ा था, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या किया? पहले मैं आपको 2-3 मिनट अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ डेफिनेशन लिखाऊंगा भी। जब आपने वहाँ पढ़ा था तो क्या सीखा था? देखो, आपने सीखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल मार्केट या फर्म या इंडस्ट्री, बात समझ गए? इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इसकी बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, मैं किसकी बात करूं? माइक्रो की, माइक्रो लेवल की बात करता है। ओवरऑल इंडिया में हो सकता है कि लाखों इंडस्ट्री हो, हजारों इंडस्ट्री हो, वो उसकी बात नहीं करता है। वो कहता है मुझे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करनी है। लाखों फर्म हो, वो सारे फर्म की बात नहीं करता है, वो किसी पर्टिकुलर फर्म की बात करता है। लाखों मार्केट्स होंगे लेकिन किसी एक मार्केट की बात करता है, और वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ गए? लेकिन अगर मैं अब मैक्रो की बात करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, वो क्या होता है? वो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है। किसकी बात करता है? बोलो। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है। इसके लिए एक इंडस्ट्री या एक मार्केट मैटर नहीं करता है, पूरे इकोनॉमी में। जैसे मान लो, एग्जांपल लो, मैं मैक्रो की बात करता हूँ, मान लो इंडिया एज एन इकोनॉमी ले लो। तो इस इंडिया एज एन इकोनॉमी में जितने भी इंडस्ट्रीज है, ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल मार्केट्स,
एंड ऑल फर्म्स एक्सेट्रा। ओवरऑल बात करता है, ये सब के बारे में बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ गए? ये किसी एक फर्म या एक मार्केट की डिमांड सप्लाई की बात नहीं करता, उसके प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करता, ये ओवरऑल इकोनॉमी की प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। सर कहोगे क्या बात करता है? जब ये बात भी करता है तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में बात करने के लिए है क्या भाई? क्या बात करने के लिए होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं भाई। इकोनॉमी करता क्या है? इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है? जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करना और उसको सॉल्व करना। नहीं बात समझे भाई? मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अभी, आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं आपसे जुड़ता हूँ, मकसद क्या होता है अल्टीमेटली? आपकी समस्याओं को समझना और उसको सॉर्ट आउट करना, आपको सिखाना, ये मकसद है ना। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है? इकोनॉमिक्स का मकसद है कि अपने इकोनॉमी के प्रॉब्लम को हाईलाइट करना और उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका बताना। मान गए जी? तो देखो, तो इंडिविजुअल मार्केट्स के प्रॉब्लम कुछ और हो सकते हैं, फर्म के प्रॉब्लम कुछ और हो सकते हैं, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम कुछ और हो सकते हैं, और ओवरऑल प्रॉब्लम कुछ और हो सकते हैं। जब मैं ओवरऑल प्रॉब्लम की बात करता हूं तो वो ओवरऑल प्रॉब्लम किस स्ट्रीम में डिस्कस होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब मैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम की बात करता हूं तो वो कहाँ डिस्कस होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? मैं पूछूं फिर से आपसे, मैं पूछूं, मान लो कि ये दिल्ली है, दिल्ली भी अपने आप में एक बाजार है, मार्केट है, एक इकोनॉमी है। अगर दिल्ली के इकोनॉमी की प्रॉब्लम की बात अगर हो रही है तो कौन ये बात कर रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं दिल्ली नहीं पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स के इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो ये कौन कर रहा है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक मार्केट की बात नहीं करता, ओवरऑल मार्केट की बात करता है। ठीक है जी? और बात किस बात की करता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते क्या क्या है सर? देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, मैं सारी बात तो अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताते जाता हूँ क्या क्या होता है। किसी भी इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्या होती है? तुम बता सकते हो क्या प्रॉब्लम होती है? अभी जैसे पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, आप बता सकते हो कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट किया है? कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को ही अफेक्ट किया है। इकोनॉमी में क्या अफेक्ट किया है सर? देखो ना, कितने सारे बिजनेसेस बंद हैं। तो मैंने क्या कहा कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है? अभी मैंने कहा कि पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या प्रॉब्लम हुआ है? इसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है इकोनॉमी को अफेक्ट किया है। इकोनॉमी में क्या सर? अब तुम देखो, अभी देखो, बताता हूँ क्या इकोनॉमी इफेक्ट किया है। इसने सारे रेस्टोरेंट बंद करवा रखे हैं, इसने सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, सारे स्कूल्स बंद हैं, सारे कॉलेजेस बंद हैं, सारे बैंक्वेट हॉल्स, पार्टी हॉल्स, ये सारे बंद हैं। बहुत सारे फैक्ट्रीज भी बंद हैं, हालांकि कई सारे फैक्ट्री खुले भी हैं लेकिन बहुत सारे फैक्ट्री भी बंद हैं। हाँ, तो देखो ना, कई सारे सर्विस सेक्टर में सब काम बंद है, कई सारे प्रोडक्ट सेक्टर में काम बंद है। मतलब समझ लो लगभग 50-60% काम तो वैसे ही बंद है। तो इससे क्या हुआ सर? इससे नुकसान ये हुआ कि लोगों की नौकरियां छूट रही है, जो नौकरी करते हैं तो उसकी नौकरियां छूट रही है। और नौकरियां छूटने से क्या प्रॉब्लम हुआ सर? नौकरियां छूटने से एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई। किसकी प्रॉब्लम आ गई? एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई। और क्या हो रहा है सर? प्रोडक्शन बंद हो रहा है, प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। प्रोडक्शन के रिड्यूस होने से प्रोडक्शन के रिड्यूस होने एम्प्लॉयमेंट तो कम हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मैं कहता प्रोडक्शन के होने से क्या हुआ है? डिमांड एंड सप्लाई पे फर्क पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई पे भी क्या हो सकता है? फर्क पड़ सकता है। तो एक प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हुई, एक एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हुई, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखो, डिमांड एंड सप्लाई में फर्क पड़ेगा तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इन्फ्लेशन समझ तो क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब नौकरियां भी जा सकती है, प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो सकता है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। बात समझ गए? और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच कर सकता है, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी को तुम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? और इसके और डीप अंदर जाओगे तो क्या हो सकता है? मनी की सर्कुलेशन रिड्यूस हो सकती है। मनी का सर्कुलेशन क्या हो रहा है? सर्कुलेशन कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। हालांकि ये सब कोई अलग फैक्टर नहीं है, ये सब तो इसी से मिलता जुलता फैक्टर है, ये इन्हीं सब के रिपरकर्सन्स है, इन्हीं सब के इफेक्ट्स हैं। तो मैंने अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको मैंने 3-4 प्रॉब्लम ही डिस्कस किया। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बताया आपको? एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा क्या बताया? प्रोडक्शन की कमी आ गई, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई। फिर क्या हुआ? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। खासकर देखो, ये दो प्रॉब्लम जो है ना,
इंसान को कितना प्रभावित करता है कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की नहीं होती है, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की होती है, ठीक है ना। मैंने दोनों को साथ साथ लिख दिया इसलिए कंफ्यूज मत करना। एक इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कितनी ज़बरदस्त होती है, महंगाई अगर बढ़ती है तो बताओ कितना प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो हर सेक्टर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स अभी किसके वजह से हो रहा है, पेंडेमिक की वजह से। चलो पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलो इसके लिए कोई हम किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ये तो एक अलग सिचुएशन आ गया है, ठीक है ना। लेकिन जब मान लो एक बार कोरोना वायरस चला जाए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, दूर किया जाए। कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे इसको दूर किया जाए। और ये काम कौन कर सकता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारा स्टेक उसके पास होता है करने के लिए। चलो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने का अल्टीमेट मकसद की अल्टीमेटली कौन दूर करता है, करता तो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वो जो करता है वो किसके हेल्प से करता है, इकोनॉमिक्स के हेल्प से करता है, इकोनॉमिक्स के हेल्प से। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज बनी हुई है, इकोनॉमिक्स में जो फंडा बना हुआ है, इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज एंड फंडा का हेल्प लेकर के गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है। मान गए जी। अब देखो अभी जो मैंने डिस्कस किया आपसे ना, वो मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस किया है। कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस किया बच्चे, मैक्रो लेवल की। क्योंकि क्योंकि कोरोना वायरस ने इंडिया तो छोड़ो पूरा दुनिया को अफेक्ट कर दिया है। ये किसी एक मार्केट को अफेक्ट नहीं किया, क्या किया इसने, पूरे मार्केट को अफेक्ट कर दिया है, ठीक है जी सर। ये हो गया पूरे इकॉनमी मैक्रो प्रॉब्लम हो गया। अब आ जाओ एक बात करते हैं, जैसे मान लो कोरोना वायरस की बात तुम छोड़ दो, कभी कभार क्या होता है बरसात के मौसम में ना फ्लड आता है, सुना होगा आपने। लेकिन आपने या हमने बहुत सालों से दिल्ली में फ्लड नहीं देखा, भगवान न करे कभी फ्लड आ जाए यहाँ पे। लेकिन अगर आप तुम बिहार की बात करो या किसी यूपी की किसी जगह की बात करो, तो उन सब जगहों में, असम की बात करो, इन सब जगहों में क्या होता है, फ्लड नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे आता ही रहता है, खासकर बारिश के मौसम में। तो फ्लड आने से क्या होता है कि दो चार गांव या दो चार डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वहाँ का बिजनेस स्टॉप हो जाता है, वहाँ की समस्याएं, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे इंडिया को इफेक्ट नहीं किया है, वो प्रॉब्लम किसकी हो जाती है, माइक्रो लेवल की हो जाती है। फिर मैं ये कहूँगा कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बाढ़ ने कितने बड़े मार्केट को असर डाला है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर बाढ़ बहुत डिवास्टेटिंग है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे आया है, तब तो फिर उसको हम मैक्रो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर वो छोटे से किसी मार्केट को या छोटे से किसी इंडस्ट्री को या छोटे से किसी डिस्ट्रिक्ट को उसने अफेक्ट किया है, तो उसको माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। मान गए जी। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको माइक्रो एंड मैक्रो लेवल का, ठीक है सर। तो माइक्रो लेवल की बहुत बातें आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी है। 11th क्लास जब पढ़ते थे आप, तो वहाँ पे क्या पढ़ते थे, डिमांड, वहाँ क्या पढ़े थे, सप्लाई, वहाँ क्या पढ़े थे, प्रोडक्शंस, वहाँ क्या पढ़े थे आपने, मार्केट्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा आपने शायद, मोनोपोली, हाँ, कॉस्ट के बारे में पढ़ा था आपने। लेकिन वो सब जितनी भी चीज़ आपने पढ़ा था ना वहाँ पे, वो सब एक मार्केट की बात थी, एक मार्केट की डिमांड, एक इंडिविजुअल की डिमांड, एक इंडस्ट्री की डिमांड, उसकी बात थी, उसी की सप्लाई थी। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात एक मार्केट या एक इंडस्ट्री की नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ओवरऑल बात करेंगे, पूरे मार्केट की बात करेंगे, पूरे इंडस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है जी। आइए जी, अब आइए तो थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिखो, मेरे साथ बैठ के लिखो, चलो साथ साथ लिखो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, लिखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स is defined as the branch of economics which studies economic issues और इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम at the level of economy as a whole, समझ गए, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल।
मतलब पूरे इकोनॉमी की एक साथ बात होती है। देखो जब मैंने 10-15 मिनट 20 मिनट आपको इतना भाषण दिया है, उसके बाद मैं इसको प्रॉपरली फॉर्मल तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। अब तो आप ये नहीं कहोगे नहीं सर समझ में नहीं आया, आगे समझ में ना। इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है, इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है, इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। अगर बेसिक बातें क्लियर रन तो इंग्लिश में सेंटेंस आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। अब देखो इतनी सी डेफिनेशन में लिखा दिया और कुछ बातें आपको मैं यहाँ से भी समझाता हूँ, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है उसकी इन्फ्लेशन या डिप्रेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइस का बढ़ जाना, डिप्रेशन का मतलब होता है डिमांड काफ़ी कम हो गया और प्राइस घट गया है, ये इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में क्या करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आइए अब सेकेंड टॉपिक लिखिए इस चैप्टर का, और सेकेंड टॉपिक लिखिए हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स differs from macroeconomics, sorry microeconomics। आप जानते हो मैं क्या करने जा रहा हूँ अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th में पढ़ा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अब पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में हम डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि सर आपने डिफरेंस तो ऑलरेडी करा दिया है, मानते हो ऐसा क्या आप? कुछ हद तक मैंने डिफरेंस आपको क्या किया है, करा दिया है, कुछ हद तक, कुछ हद तक मैंने डिफरेंस आपको करा दिया है। आइए जी, फिर भी कुछ डिफरेंसेस को और बढ़िया से हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं आपके सामने में। इसके डिफरेंसेस को समझने के लिए क्या किया गया है, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स में इसके डिफरेंसेस को बताया गया आपको। एक एक पॉइंट हम लिखते जाते हैं और डिस्कस करते जाते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, सॉरी लिखिए जी भले, सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बेसिस ऑफ स्टडी। देखो इस पॉइंट को ध्यान रखिए, क्या करेंगे हम लोग, इसका डिस्टिंक्शन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ स्टडी। क्या बेस है, किस बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, ये पॉइंट अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मल तरीके से एक बार लिख देता हूँ आपको। बेसिस ऑफ स्टडी, आप जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं ना, उस लेवल पर जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। आपको एकदम प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। देखिए बेसिस ऑफ स्टडी मतलब क्या हुआ, अभी मैंने कुछ देर पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो माइक्रो लेवल की बात करता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या करता है, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है, कहा था ना। तो हाँ, पूरा पूरा ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है। तो अब इसके बारे में और कुछ बोलने से अच्छा है कि एक दो सेंटेंस इसके बारे में लिख लिया जाए। लिखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, माइक्रो इको डॉट डॉट लिखता हूँ, पूरा लिखना आप, स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी समझ तो क्या होता है, स्कैरसिटी एंड चॉइस, प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हम तुम, हमारे तुम्हारे लेवल पे, या और क्या, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब क्या हुआ, तुम्हारा पूरा घर के जितने मेंबर्स उसके बारे में। या फिर फर्म, फर्म मतलब क्या हुआ, कोई कंपनी का नाम ले लो। या फिर इंडस्ट्री, कोई ऐसा मार्केट का नाम लो जहाँ पे एक ही तरह का चीज़ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इंडिविजुअल मतलब हमारी तुम्हारी बात, हाउस होल्ड मतलब हमारे तुम्हारे घर में जितने मेंबर्स हैं उन सब की बात, फर्म मतलब मान लो कोई कंपनी लो, टाटा कंपनी लो, उसकी बात। या इंडस्ट्री मतलब जैसे मान लो एक इंडस्ट्री लो जहाँ पे एक ही टाइप की, जैसे मान लो आईटी सेक्टर ले लो, आईटी इंडस्ट्री ले लो, तो उसी की बात हो रही है। तो मतलब ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर हाउस होल्ड या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करता है। वेरएज मैक्रो इको स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ, वो भी वो भी स्टडी करता प्रॉब्लम, स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। वही स्कैरसिटी एंड चॉइस की बात ये भी करता है, बट लेवल अलग है।
at the level of economy as a whole, at the level of economy as a whole. ये पूरे इकोनॉमी की बात करता है। मैं समझा दिया था पहले ही आपको, उसके बाद मैंने आपको लिखवाया है समझाने के बाद। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशंस भी दे रखा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इलस्ट्रेशन समझाने का, मैंने खुद ही अपने आप ढेर सारे इलस्ट्रेशंस किया कि आपको समझा दिया है। आइए जी बच्चों, अब बात करते हैं किसका, सेकंड पॉइंट का, कि माइक्रो मैक्रो में जो डिफरेंस है वो सेकंड डिफरेंस कौन सा है। देखिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इसका मतलब ये हुआ, देखो जब कोई भी इकोनॉमिक्स किसी भी मार्केट की बात आप करोगे, कहीं पढ़ोगे ना, तो हर चीज़ को कुछ एक किसी बेसिस पे उसका मेजरमेंट करते हैं, कुछ यूनिट्स रखते हैं तभी उसका मेजरमेंट कर पाते हैं। तो ऐसे कौन से यूनिट्स हैं, ऐसे कौन से वेरिएबल टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल हम माइक्रो में करते हैं, और ऐसे कौन से वेरिएबल टर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल हम मैक्रो में करते हैं। ठीक है जी, ये बात जानना बहुत जरूरी है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्रो, और यहाँ लिखता हूँ मैक्रो, और देखना मैं किसकी बात करता हूँ। देखो माइक्रो इकोनॉमी जब पढ़ा था आपने, उसमें किसकी बात की थी मैंने, अपने डिमांड की बात करी थी, इंडिविजुअल डिमांड, हाउस होल्ड की डिमांड, इंडस्ट्री की डिमांड, फर्म की डिमांड। लेकिन जानते हो मैक्रो क्या करता है, पूरे मार्केट की, सॉरी पूरे इकोनॉमी की डिमांड की बात करता है। इसलिए सिर्फ डिमांड नहीं लिखता, ये क्या लिखता है, ये लिखता है एग्रीगेट डिमांड। क्या लिखता है ये, एग्रीगेट का मतलब होता है ओवरऑल, टोटल सम, टोटल समेशन, उसको एग्रीगेट बोलते हैं। आपने जब माइक्रो पढ़ा तो वहाँ क्या पढ़ा था, सप्लाई। लेकिन मैक्रो सप्लाई की बात नहीं करता, ये क्या बात करता है, एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे देखना हर जगह मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूँगा, एग्रीगेट डिमांड उसके लिए शॉर्ट एडी होता है, एग्रीगेट सप्लाई उसके लिए शॉर्ट एएस होता है, इनकी बात करूँगा। ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत है। जब मैं फिर भी एक बार आपको समझाता हूँ यहाँ से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। डिमांड की बात करता है और सप्लाई की बात करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड की बात करता है और एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है, पूरे डिमांड एंड पूरे सप्लाई की बात करता है। मान गए जी। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि वीट की क्या डिमांड है, वीट की डिमांड की बात करता हूँ, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अगर मैं कहता हूँ कॉर्न की क्या डिमांड है, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। कार की क्या डिमांड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अगर मैं कहता हूँ पूरे मार्केट में जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी ओवरऑल क्या डिमांड है, मार्केट किधर बढ़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल लो, अभी एग्जाम्पल लो, पेंडेमिक का बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा है, इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पेंडेमिक अच्छा है, पेंडेमिक के वक्त में इकोनॉमिक्स को समझना थोड़ा अच्छा है। देखो अभी क्या है, अभी मार्केट में तुम जाओगे तो हर चीज़ की डिमांड कम पड़ी हुई है, हर चीज़ की डिमांड। आप सर्विस सेक्टर में जाओगे वहाँ भी डिमांड कम है, खाने पीने में जाओगे वहाँ भी डिमांड नहीं है, हर चीज़ में डिमांड कम है। तो आप ये कह सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड ही मार्केट की क्या है, कम है, उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। मान गए बच्चों। आ जाओ अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया अभी तक आपको, थर्ड पॉइंट पे आइए और वो है इकोनॉमिक एजेंट्स। इसके डिफरेंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स। ये बताओ किसी भी मार्केट में या किसी भी इकोनॉमी में डिसीजन टेकर कौन होता है, कौन डिसीजन लेता है। अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें या मैक्रो लेवल की बात करें, माइक्रो लेवल पे डिसीजन कौन लेता है, तुम अपनी ज़िंदगी का डिसीजन तुम खुद लेते हो, इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है। अगर पूरे घर की बात करो तो घर के सारे मेंबर मिलकर डिसीजन लेते हैं। किसी फर्म की बात करो तो पूरा फर्म डिसीजन लेता है। किसी इंडस्ट्री की बात करो तो वो मिल के डिसीजन लेता है। यही तो है माइक्रो लेवल पे। लेकिन मैक्रो लेवल पे क्या होता है, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का डिसीजन होता है ना, पूरे ओवरऑल। पहली बात यह जान लो कि जो भी डिसीजन टेकर्स है, जो भी डिसीजन मेकर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक एजेंट्स। क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी में यही लोग हैं जो प्लेयर्स हैं, यही लोग हैं जो खेलते हैं इकोनॉमी में, यही लोग जो डिमांड क्रिएट करते हैं, यही लोग जो सप्लाई क्रिएट करते हैं। मतलब इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म या कहो लो प्रोड्यूसर, समझ रहे आपको।
यही लोग डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते हैं, यही लोग इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। लेकिन माइक्रो लेवल पर इसका इंटेंशन क्या रहता है? माइक्रो लेवल पर इसका इंटेंशन रहता है टू मैक्सिमाइज देयर गेन, मैक्सिमाइज देयर गेन। समझ लो जी, एक जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का इंटेंशन क्या होता है? मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर्स का पढ़ा होगा 11th क्लास में। एक प्रोड्यूसर का इंटेंशन क्या होता है? मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो क्या इंटेंशन है? कंज्यूमर का इंटेंशन है मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन एंड प्रोड्यूसर का इंटेंशन है मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। देखो ना, सब अपनी अपनी बात कर रहा है। कंज्यूमर बात कर रहा है मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर बात कर रहा है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। लेकिन ये कब, किस इकोनॉमी की बात है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो लेवल की बात है ये। लेकिन जब यही बात तुम मैक्रो लेवल पर जाओगे तो यहाँ पे ओवरऑल गेन की बात होती है, यहाँ पे ओवरऑल वेलफेयर की बात होती है। समझ लो जी, ओवरऑल वेलफेयर की बात होती है। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो, कुछ संस्थाएं होती है, जैसे मान लो आरबीआई है, मान लो सेबी है, आप तक आवाज़ जा रही है? या मान लो TRAI है। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं। इसका मकसद ये नहीं होता है कि हम, आरबीआई का मकसद ये होता है कि मेरी प्रॉफिट बढ़े। आरबीआई की क्या प्रॉफिट होती है भाई? सेबी का भी मकसद ये नहीं होता है, TRAI का भी ये मकसद नहीं होता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है TRAI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, एक्सेट्रा। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इसका मकसद होता है ये कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जिस डिसीजन से ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल वेलफेयर, पूरा वेलफेयर होता है मार्केट में। देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने घर में कौन सी सब्जी परचेज करूँगा, मैं किस जगह पे घर परचेज करूँगा, कौन सा कपड़ा परचेज करूँगा, क्या इसमें आरबीआई को डिसीजन ले सकता है? इसमें सेबी को डिसीजन ले सकता है? TRAI ले सकता नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, फर्म लेवल पे आरबीआई, सेबी, TRAI का ज़्यादा रोल नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया के लेवल पे अगर डिसीजन लेना पड़ेगा तो उसमें इनका बहुत रोल होता है। और ये जो डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन का मकसद होता है कि कैसे पब्लिक एट लार्ज का वेलफेयर क्या हो बढ़े। अभी आपने देखा होगा, मैं फिर पेंडेमिक एग्जांपल देता हूँ कि पेंडेमिक एग्जांपल में क्या हुआ कि आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने क्यों कम किया? उसके पीछे का मकसद यही था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोगों को लोन क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। लोन सस्ता मिलेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग खर्च करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मार्केट में डिमांड को बनाए रखने के लिए आरबीआई ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया। हालांकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये बातें आपको समझा दी है, ये सब बातें आगे भी समझाएंगे जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ाएंगे आपको तब, ठीक है। तो ऐसे करके ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये भी इकोनॉमिक एजेंट है, ये भी इकोनॉमिक एजेंट है। लेकिन कोई इसका अपना पर्सनल एजेंडा नहीं होता है, इसका एजेंडा ओवरऑल इंडिया का होता है, ठीक है। तो देखा आपने क्या हुआ, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन थे, इनके बारे में बात आपसे कर ली। आइए जी थोड़ा देखिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक एजेंट्स रिफर टू द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हु टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन, हु टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक, हाँ, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। अब देखो ना, जो माइक्रो लेवल पे है वो कौन कौन इकोनॉमिक एजेंट्स हो सकते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर का अपना फोकस है, प्रोड्यूसर्स का अपना फोकस है। कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर्स क्या चाहता है, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आरबीआई है, सेबी है, TRAI है, सब बुक में लिखा हुआ है, सब बातें मैंने यहाँ से आपको डिस्कस कर रखा है। दे फोकस ऑन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। उसका मतलब क्या होता है, उसका मकसद होता है सोशल वेलफेयर। वो एक बंदे की वेलफेयर की बात नहीं करता है, सोशल वेलफेयर की बात करता है, ठीक है सर। तो ये हो गया आपके सेकंड पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा था, इकोनॉमिक एजेंट।
जब भी कभी इकोनॉमिक एजेंट लिखने के लिए कहा जाएगा आपको, तो क्या लिखोगे? माइक्रो लेवल पे, ऑन द माइक्रो लेवल producers and consumers are the economic agent and they are having their own agenda, and the consumers agenda is what? To maximize their profit, maximize their satisfaction, and producers to maximize their profit. But so far as the macroeconomic is concerned, there are some institutional agents like RBI and SEBI and TRI. They take the decision to not for the individual satisfaction, rather for the social welfare. बात समझ गए? ये पूरी कहानी है इकोनॉमिक एजेंट की। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट क्या है? डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ध्यान समझना। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था, याद है आपको? मैंने कहा था माइक्रो लेवल पे एंड मैक्रो लेवल पे। माइक्रो पे अगर डिमांड होता है तो मैक्रो पे क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। क्यों सर? क्योंकि मैक्रो लेवल पे एक बंदे की डिमांड की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल मार्केट की डिमांड की बात होती है। ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि माइक्रो लेवल पे एग्रीगेट नहीं होता है। जैसे मान लो मैं एक इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मान लो जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री है, सपोज करो। अगर मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करो तो उसमें क्या होंगे? बहुत सारे फर्म होंगे। तो वो सारे फर्म के क्या होंगे? सारे फर्म के डिमांड क्या होंगे? एग्रीगेट होंगे। इसके डिमांड, इसके डिमांड, इसके डिमांड, ये क्या होंगे? ये प्लस होंगे। तो एग्रीगेशन जो होता है ना, माइक्रो लेवल पे भी होता है और एग्रीगेशन मैक्रो लेवल पे भी होता है। लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ एग्रीगेशन होता है, एक्सटेंट समझ तो क्या होता है? लेवल, लेवल ऑफ एग्रीगेशन। लेवल ऑफ एग्रीगेशन जो होता है वो माइक्रो में क्या होता है? कम होता है, और मैक्रो में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लिखो एक्सटेंट ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इज वेरी लेस, रादर whereas इन मैक्रो, मैक्रो में इको आप खुद से लिख लीजिएगा, इन मैक्रो देयर इज ओवरऑल एग्रीगेशन, ओवरऑल एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ओवरऑल एग्रीगेशन होता है। ठीक है सर, कुछ बातें ऐसी होती है जो बार बार रिपीट करती है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात मैंने आपसे कर ली, मान गए बच्चे? और डिग्री एग्रीगेशन में मैंने समझा दिया आपको कि माइक्रो लेवल पे भी एग्रीगेशन होता है, लेकिन वो एग्रीगेशन बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन मैक्रो लेवल पे ओवरऑल एग्रीगेशन होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस, पांचवा पॉइंट लिखिए, डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस क्या मतलब है सर इसका? देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कुछ चीज़ को आपको एज्यूम करना पड़ता है, समझ रहे आपको? एजम्पशंस आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? जैसे मान लो लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे, याद है? तो आपने क्या पढ़ा था? सेट्रस पेरिबस, आपको याद हो तो। सेट्रस पेरिबस का मतलब था कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये एजम्पशन था। ये क्या था? एजम्पशन था कि आपने अदर फैक्टर्स को क्या मान लिया था? कांस्टेंट मान लिया, और तब जाके आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, और उसमें क्या पढ़ा कि भाई अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन रेस्ट ऑल फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट मान लिया। याद है आपको 11th क्लास? यस सर। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो आप क्या देखोगे कि एजम्पशंस जो होता है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग होता है। जिस चीज़ को माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट मानते हैं, हो सकता है कि वो मैक्रो में क्या हो? वेरिएबल हो। जिस चीज़ को माइक्रो लेवल पे कांस्टेंट मानते हैं, हो सकता है कि वो मैक्रो लेवल पे क्या हो? वेरिएबल हो।
ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट सेट्स ऑफ एजम्पशंस, सर्टेन वेरिएबल्स आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर एज दे आर एज्यूम्ड टू बी चेंज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसका एग्जांपल ले सकते हो आप। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट, देखो माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट को क्या मानते हैं आप, टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट are taken as constant, are taken as constant. In microeconomics total output and employment are taken as constant. मान गए जी, उसको कांस्टेंट मानते हैं। और जबकि यही चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट क्या माना गया, टोटल आउटपुट को हम इनकम भी कहते हैं। टोटल आउटपुट, इसको ढंग से लिख देता हूँ मैं, आपको लिखने में आसानी होगी। टोटल आउटपुट, आउटपुट को इनकम भी कहते हैं, आगे हम समझाने वाले हैं आपको। टोटल आउटपुट ऑब्लिक इनकम इज टेकन एज व्हाट, इज टेकन एज सॉरी वेरिएबल, इज टेकन एज वेरिएबल। यहाँ तक समझ गए कि आपने क्या देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को क्या माना गया, कांस्टेंट, जबकि मैक्रो में क्या माना गया, टोटल आउटपुट एंड इनकम इज टेकन एज व्हाट, इज टेकन एज वेरिएबल। ये तो एक बात होगी तुम्हारी, ठीक है। और दूसरी बात देखो, इसका जस्ट उल्टा देखो क्या होता है। और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैक्रो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को क्या माना गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम is taken as constant, is taken as constant, while variable in macro is distribution of income is taken as variable in micro eco। इसका क्या मतलब है सर, मैं मतलब समझाता, सुनो। ज़्यादा मतलब समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि आगे डिस्कस होने वाला है। टोटल आउटपुट का क्या मतलब, मैं पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। टोटल आउटपुट का मतलब हुआ ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट मतलब पूरे इकॉनमी, ओवरऑल आउटपुट ऑफ इकॉनमी मतलब पूरे इंडिया में कितना आउटपुट है, कितनी प्रोडक्शन है, उसकी बात हो रही है। और एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ कि पूरे मार्केट में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे इंडिया में जितने लोग नौकरी करने वाले हैं उसमें से कितने लोगों को नौकरी मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड टोटल एम्प्लॉयमेंट। और इसको क्या माना गया है, इसको माना गया है माइक्रो में क्या माना गया है, कांस्टेंट, और मैक्रो में क्या माना गया है, वेरिएबल। बस, यस सर। नीचे वाला क्या कहानी है, नीचे वाला सेकंड पॉइंट को डिस्कस मैं अब कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट को। इसका मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, अगर इकॉनमी में प्रोडक्शन होगा, अगर इकॉनमी में प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन होने से क्या होता है, इनकम भी होता है। ये बातें भी होने वाली है आगे वाले चैप्टर्स में। इनकम होगा तो इनकम को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किसको भाई डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो इकोनॉमिक में प्लेयर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई मैं काम करता हूँ तो मुझे इनकम मिलेगा, कोई काम करता है उसको इनकम मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को माइक्रो में क्या माना गया है, माइक्रो माना गया वेरिएबल, और मैक्रो में क्या माना गया है, कांस्टेंट। अब मैं कहता हूँ कि पहले ये बातें आप लिख लो, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। लिख ली इतनी बातें आपने, इतनी बातें आपने लिख ली, लिख लिया। मैं क्वेश्चन पूछूं एक, मुझे बताइए आप क्वेश्चन में कि टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट वेयर, इन माइक्रो या मैक्रो। टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट वेयर, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, एंड वेरिएबल वेयर, ऑफ कोर्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आइए जी बच्चों, आइए सिक्स्थ पॉइंट पे आइए। अब सिक्स्थ पॉइंट इसका है सेंट्रल इश्यूज।
मतलब है कि दोनों दोनों ब्रांचेस के, इकोनॉमिक्स के दोनों ब्रांचेस के सेंट्रल इश्यूज अलग अलग हैं। मतलब दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, दोनों की तकलीफ़ें अलग अलग है, दोनों अलग अलग फील्ड में काम करना चाहता है। देखिए, माइक्रो का क्या है तकलीफ है, माइक्रो क्या चाहता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो चाहता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब समझे, मतलब जो भी रिसोर्सेज मार्केट में उपलब्ध है उसका हर बंदों के बीच में कैसे एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से होगा ना, तभी लोगों का क्या होगा, ज़िंदगी सुधरेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हुआ तो लोगों की ज़िंदगी नहीं सुधर पाएगी। तो माइक्रो का जो ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और जबकि मैक्रो का क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। वेयर एज डिटर्मिनेशन ऑफ, अभी साथ साथ लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट determination of overall output and employment is the main objective of macro eco। समझ गए बच्चों? फिर से बोलता हूँ, एक बार सुनना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है उन सबको, जो इनपुट फैक्टर्स है उसमें बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना। और जबकि माइक्रो का क्या है, ओवरऑल, मैक्रो का क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, मैक्रो का ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल आउटपुट को डिसाइड करना, पूरे इंडिया लेवल पे कितना एग्रीगेट आउटपुट हो रहा है, और साथ साथ इंडिया लेवल पे कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितना नौकरियां हैं, इसको डिसाइड करना। आइए 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट है मेथड्स ऑफ स्टडी। मेथड्स ऑफ स्टडी क्या होता है? मेथड्स ऑफ स्टडी सर, देखिए माइक्रो में क्या होता है ना, और ये मैक्रो है। माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। जबकि मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में ओवरऑल इक्विलिब्रियम होता है। उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। इसको मैं और बढ़िया समझाता हूँ, देखना। देखो जी, माइक्रो में आप क्या करते हैं, आप मान लो किसी मार्केट की डिमांड की बात करते हैं, मार्केट डिमांड की बात करते हैं, समझ रहे हो? और जब मार्केट डिमांड की बात करते हैं, जब डिमांड कर्व आप पढ़ते हैं, मान लो ये डिमांड कर्व है, तो आप क्या देखते हैं, अदर फैक्टर्स को क्या करते हैं आप, कांस्टेंट करते हैं। अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। पढ़ के आया होगा 11th क्लास में आपने, आप कांस्टेंट मान लेते हैं। जबकि मैक्रो में क्या होता है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। और माइक्रो क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट की इक्विलिब्रियम की बात करता है। जैसे मैं ये डिमांड कर्व बनाया ना, डिमांड कर्व, ये किसकी बात की, मार्केट ए की बात है। लेकिन अगर हम मैक्रो में अगर डिमांड कर्व बनाएंगे हम, तो उसको हम एक तो डिमांड कर्व नहीं बोलेंगे, उसको एग्रीगेट डिमांड कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बच्चे? एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर मैं यहाँ पे डिमांड कर्व बोलता हूँ, यहाँ डिमांड कर्व बोलता हूँ, तो यहाँ क्या बोलूँगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो ये मार्केट ए के लिए है, और ये क्या है, पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए है, पूरे इकोनॉमी एज ए होल है। ठीक है, तो दोनों में जो आपका मेथड्स ऑफ स्टडी है अलग अलग है।
जब भी कभी माइक्रो की बात किया जाएगा तो याद रखना इस बात को, यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों सर इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, बोलो ना? क्योंकि सर इसमें तो सिर्फ मार्केट एक ही बात हुई है। हिंदुस्तान में मान लो आप लाखों मार्केट्स है, आपने सारे मार्केट की इक्विलिब्रियम की बात तो नहीं करी, आपने किसके इक्विलिब्रियम की बात करी? सिर्फ मार्केट एक ही, या मार्केट बी की, या इंडस्ट्री एक ही, या फर्म एक ही। आपने किसी छोटे लेवल पर इक्विलिब्रियम की बात करी आपने, इसलिए ये क्या पार्शियल इक्विलिब्रियम। जबकि मैक्रो में क्या होता है, पूरे इंडिया लेवल की इकोनॉमी की बात करी, ये है जनरल इक्विलिब्रियम। ये मैं बार बार इसलिए ज़ोर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। यस सर। तो ये तो हो गया आपको मेथड्स ऑफ स्टडी की बात। आइए जी बच्चा 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट है माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैक्रो एंड मैक्रो व्हाट पैराडॉक्स। हाँ, माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। आप क्या देखिए जी बच्चों, ये जो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स है ये क्या चीज़ है? देखो एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ मैं सेविंग का। देखना आप क्या सोचते हो, बताओ सेविंग्स करना आपके लिए अच्छी बात है बुरी बात है, बताओ? अगर आपके पापा मान लो 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं, सपोज करो, ठीक है, उसमें से मान लो आप क्या करते हो, 50,000 सेविंग कर लेते हो और 50,000 खर्च कर लेते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है आपके पिताजी 10 लाख कमाते हो, मैं कौन क्या जानने वाला हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 लाख कमाते हैं मान लो, उसमें 50,000 बचाते हैं, 50,000 खर्च करते हैं। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अगर वो सारा खर्च करते हैं तो बिल्कुल सही बात आपने कहा कि अगर ख़राब सिचुएशन आएगा ना, पेंडेमिक सिचुएशन जैसे अभी चल रहा है, अगर कुछ बचा के ना रखते तो रोटी के लाले पड़ जाते। कितनी अच्छी सोच आपकी, कितनी अच्छी समझ आपकी है भाई। बुरे वक्त के लिए, रेनी डेज़ के लिए, ठीक है ना, ग्रे पीरियड के लिए क्या करना चाहिए, कुछ बचा के रखना चाहिए इंसान को, समझ गए? तो सेविंग्स बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ये तो बात होगी माइक्रो लेवल की। अगर मैक्रो लेवल की बात करो ना, मैक्रो लेवल की, तो ये सेविंग बहुत ही डेंजरस होता है। सेविंग इज़ नॉट गुड। क्यों सर? मान लो तुम्हारे पापा ने भी क्या किया, 50,000 बचा लिया, समझ गए, और मैंने भी 50,000 बचा लिया। पूरे मार्केट जो है ना सब सेविंग ही करना चाह रहा है, हर कोई खर्च करना चाहे नहीं। कोई सुन रहे मेरी बात? मार्केट में कोई भी जाकर खर्च नहीं करना चाह रहा, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करना चाह रहा है, सब चाहता पैसे बच जाए। तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी? अगर सब कोई सेविंग करेगा तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड मार्केट में क्या होगी, कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने से क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर मान लो आज पेंडेमिक सिचुएशन में मार्केट में डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गई, तो लोगों को क्या हो गया, नौकरियां छूट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों की इनकम क्या हो गई, कम हो गई। इनकम कम हुई तो सेविंग क्या हो गया, अपने आप कम हो गया। और सब कुछ पता क्यों हुआ था? सब कुछ इसलिए हुआ था कि आपने सेविंग बढ़ा दी थी। जो सेविंग आपने बढ़ाई है ना, उसी सेविंग की वजह से मार्केट में सेविंग क्या हो गया, कम हो गया। भाई तुम कहीं खाना खाने नहीं जाओ किसी रेस्टोरेंट पे, तो फिर उसको इनकम नहीं होगा। अगर उसको इनकम नहीं हुआ तो तुम्हारी कपड़े की दुकान है, वो कपड़ा नहीं खरीद पाएगा, तुम्हारी इनकम भी नहीं हुई। तुम्हारी इनकम नहीं तो तुम स्कूल फी जमा नहीं कर पाओगे, तो स्कूल वाले की इनकम नहीं हुई। स्कूल फी जमा नहीं होगा तो उसके जो टीचर्स लोग उनको सैलरी नहीं मिलेगा, उनकी इनकम नहीं हुई। तो अगर आप ज़्यादा सेविंग करोगे ना, ज़्यादा सेविंग करोगे तो मैक्रो लेवल पे, ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे क्या होता है कि आगे चल के लोगों की सेविंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की इनकम भी कम हो जाती है। लेकिन लेकिन क्या होता है, माइक्रो लेवल पे ऐसी सोच नहीं रहती इंसान की। माइक्रो लेवल पे लोग क्या चाहता है, सेविंग करना चाहता है। माइक्रो लेवल पर लोग सेविंग करना चाहता है। लेकिन क्या होता है ना, हर समाज की, सोसाइटी की रहन सहन अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मान लो अगर कोई विलेज एरिया में रहता है और वो अच्छा खासा कमाता है, तो वहाँ पे खर्च करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, वहाँ सेविंग ज़्यादा होता है। लेकिन अगर तुम दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में लोग 1 लाख कमाते हैं तो 1,10,000 खर्च करते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा शौकीन है, यहाँ लोग खूब खाते हैं, खूब पीते हैं, खूब उड़ाते हैं। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। तो अब तुम देखो गाँव के लोग जो सेविंग करते हैं
उसकी लाइफ स्टाइल में ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाता है। लेकिन जो शहर के लोग खर्च करते हैं तो दबा के खर्च भी करते हैं और दबा के कमाते भी है। क्योंकि अगर तुमने खर्चा किया तो किसी का इनकम बढ़ा, किसी का इनकम बढ़ा तो वो भी खर्चा करेगा तो किसी और का इनकम होगा। तो माने मनी का सर्कुल, इसका मतलब है मनी का सर्कुलेशन क्या होगा, खूब होता रहेगा, हर हैंड में मनी जाता रहेगा। समझ गए? तो इस तरह से इकॉनमी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो मैंने बता दिया आपको सेविंग का नुकसान भी है और सेविंग का फ़ायदा भी है। सेविंग का फ़ायदा माइक्रो लेवल पे है, लेकिन सेविंग का नुकसान आपको मैक्रो लेवल पे है। अगर मान लो पूरे इकॉनमी में सारे बंदे सेविंग मोड पे चले गए तब तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। जैसे कि आज का सिचुएशन है, आज के सिचुएशन में कोई भी बंदा पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है, बस वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च करना चाह रहा है। आज कोई बंदा आपको मिलेगा जो कहेगा चलते हैं शोरूम जाके मार्केट से गाड़ी खरीद के लाते हैं? कुछ ही लोग मिलेंगे, 2-4%, 5% लोग जिनके पास इनफाइनाइट प्रॉपर्टी है, वो जाके मार्केट से गाड़ी खरीद के लाएंगे, अपने अपने शौक पूरा करेंगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग जो हैं आज के डेट में क्या सोचते हैं कि भाई जो ज़रूरत की चीज़ है, खाने पीने की, कपड़े की, दवाई की, उसको खरीदो और रिमेनिंग वेट करो, देखो मार्केट में क्या हो रहा है। नहीं मानते हो? तो इससे क्या होता है कि मार्केट में आजकल सेविंग बढ़ गई है, सेविंग बढ़ गई तो डिमांड और भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बातें मुझे आगे भी, इसको ना क्या बोलते हैं, इसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं। आगे इसको मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा आपको मुझे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी मैंने आपको इसको हल्का सा समझा दिया, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स समझा दिया मैंने आपको। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इसका तीसरा टॉपिक है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप एंड, क्या बोल रहे हो, बोलो। इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनो ध्यान से बच्चों, ठीक है बच्चों? और ये तीसरा टॉपिक है, मैंने लिख जरूर दिया है लेकिन आज की क्लास में इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है बच्चों? मैंने टॉपिक लिख दिया ताकि आपको याद रहेगा। अगली क्लास जब क्लास नंबर 2 होगा, क्लास नंबर 2 होगा, तब इसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास कौन सी क्लास थी? आज की क्लास आपकी क्लास नंबर 1 थी, वो मैंने शुरू में लिखा नहीं, आप लिख लीजिए उस चीज़ को, क्लास नंबर 1। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, तब तक इसको रिवाइज कर रखिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।